राइट, Yes. गुड टू गो। ओके, थैंक यू। कोई भी इशू आएगा तो बताते रहिएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। और गुड इवनिंग बेटा सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थोड़ा इश्यू हो गया था नेट, ये आई थिंक आवाजें आ रही थी नेटवर्क में, फिर से रीजॉइन किया मैंने, ठीक है। तो पीपीटी अभी खुल जाने दीजिए। सबका सही चल रहा है? ग्रेविटेशन के पी बाई क्यू सबने लगाए हैं, लगा रहे हैं ना आप लोग? मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस कि आप पी बाई क्यू लगाते रहेंगे, अदरवाइज वहां पे थोड़ा सभी जगह देखना। एक मैं सीरियसली तुम्हें बात बताता हूँ, बहुत जगह देखना, यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी पढ़ाने जाएंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ ना टीचर्स भी वहां पे मतलब एक दो नंबर ऐसे 1 2 3 ऐसे कभी -1 लिख देंगे, कभी -2, उनसे भी मिस्टेक हो जाती है। मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक हाँ, तो आपको स्क्रीन अब दिख रही है? अब दिखेगी, रुकिए। हाँ, राइट, अभी स्क्रीन दिख रही है सबको, राइट? यस सर। फाइन। तो आपको देखोगे ना वहां पे हम लोग जब खास तौर से पढ़ाऊंगा, जब आपके एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मान लीजिए कि लेंथ या किसी मास को कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कहते हैं फिजिकल कांस्टेंट। गुड इवनिंग बेटा सबके लिए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, तो वहां पे मास को अगर बहुत एक दो क्वेश्चंस आप देखोगे, वहां बोलता है कि मास को आप डिफाइन कीजिए इन द यूनिट्स ऑफ एच, सी, and I think there was some another constant. I think capital G was there. So इनके terms, इनके units में आप represent कीजिए। तो वहां ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, यहाँ इनकी पावर मैं कह देता हूं कि let the dimension of mass is equal to the something which is I can write in terms of G की पावर A, B H की पावर B and C की पावर, अच्छा समथिंग सी नहीं मुझे लेना चाहिए था, जहाँ ए बी सी एंड डी, सी याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी है, ए बी एंड डी आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि इसको फिर जी को कन्वर्ट करते हैं एमएलटी में, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं आप किसके, एसआई यूनिट के फॉर्म, एसआई यूनिट में एच का लिखते हैं और फिर सी का लिखते हैं और फिर रीअरेंज करते हैं, और यहां कहते हैं कि इसका डायमेंशन मास में 1 है बस और बाकी जगह 0 है, तो उसको फिर कंपेयर करके निकाल लेते हैं कि ए बी सी डी, ए बी डी क्या हो। और ऐसे जगह पे ना बहुत जगह ऐसे 3 इक्वेशंस निकलते हैं, 3 मतलब सारे लीनियर इक्वेशन रहते हैं, लेकिन 2-3 इक्वेशन निकलते हैं, फिर डालो सब्स्टिट्यूट करो, कभी ऐसे 1-2 नंबर मिस्टेक हो जाएगा, कभी 3/2 की जगह 1/2 आ गया आंसर में। तो इन सभी जगहों पे ना बचने के लिए सबका एक ही इलाज है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट। टीचर अपना थोड़ा क्लास में ऑक्यूपाइड रहता है, सब जगह रहता है, तो हर एक टॉपिक पे मोर प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, लेकिन बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तुम लोग के पास ऐसा नहीं है, कुछ काम वाम नहीं है, ये मत बोल देना कि सर आप भी तो करो। हाँ, हम भी करते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, कभी कभी किसी टॉपिक में कभी रहा ना, काम नहीं कर रहा दिमाग, +1 ऐसे करके 3/2 आ गया, जबकि आंसर था 1/2, लेकिन आंसर पूरा क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मार्क्स तो लेके चला गया आपका, जबकि आपने मेथड पूरा अच्छे से लगाया था, सब कुछ अच्छे से किया था। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ, या आप देखोगे केवीएल लगाते समय आपके पास कई सारे एग्जाम्पल रहे, सर्किट्स में आपके 2-3 इक्वेशंस आते हैं, वहां पे लगाना ऐसे भूल गए, या मतलब मिस्टेक्स हो गया, कुछ वेरिएबल वहां लिखना भूल गए या कुछ हो गया, फिर वहां पे चला गया, जबकि आप जानते हो उस चीज को। तो ऐसे जगहों के लिए मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस ही एक सोल्यूशन है, सबके लिए यही सोल्यूशन, ठीक है। मोर यू विल प्रैक्टिस, आप फास्टली उसको चीजों को कर पाओगे, ठीक है। तो हमने देखिए भैया आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हो रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में बात होगा, ठीक है। आपने स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सब्जेक्ट बना था, जिसमें आपने देखा था कि कैसे चार्ज जो रेस्ट पे है वो आपस में अपने रीजन में क्या करता है, स्पेस के रीजन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हो सकता है जैसा भी सोर्स चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन होगा उस हिसाब से एक फंक्शन हमारे लिए आएगा, राइट। और वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हम उससे निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं था। और एक सर्टेन रिलेशन होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि इस चार्ज मासेस के कारण हर पॉइंट पे एक वेक्टर वैल्यू असाइंड है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक सर्टेन डिफरेंट वे भी होता है कि हम हर पॉइंट पे क्या करते हैं, एक स्केलर वैल्यू असाइन करते हैं, और उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो उस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है, ये बातें होती है। और ई और पी के ई और वी के बीच में संबंध है, और इस कारण से जब कोई टेस्ट पार्टिकल इसके फील्ड में इंटर करता है तो हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसमें तो कोई किसी को शंका नहीं है कि अगर ये एक सोर्स चार्ज है, मानते हैं एक पॉइंट चार्ज है, और कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आपको लेके आते हो, इस पॉइंट पे रखोगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और दैट इज गोइंग टू बी क्यू टाइम्स ई। ये वेक्टर इक्वेशन है, इसमें कोई को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और ये क्या किया आपने, ये क्यू नॉट का चार्ज क्या किया, यहां लाके पी पॉइंट पे रख दिया है, और क्यू नॉट इंटू ई एट दिस पॉइंट जो होगा वो एक्चुअली फोर्स ऑन क्यू नॉट बताएगा, किसके कारण, ये सोर्स चार्ज के फील्ड के कारण। ठीक है, ये इंटरैक्शंस के कारण आता था। क्यों आता था, टेस्ट चार्ज इसके सोर्स चार्ज के फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो इंटरैक्शन का ये कॉज हुआ। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो उसी वे में अब क्या कहते हैं कि अब चार्ज आपके पास तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पूरा इन डिस्क्रिप्शन हमने उसके बारे में पढ़ लिया, और वहां पे सब चार्जेस क्या होते हैं, सोर्स चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। कैसे मालूम सर कि रेस्ट पे होते हैं, कोई बताए, कोशिश करें, कैसे मालूम कि रेस्ट पे होते हैं सर, आपको किसी ने बताया है क्या? तो मैं बोलूंगा मुझे भी किसी ने नहीं बताया। अब देखो वहां क्या होता है, आप स्फीयर के सेंटर के रिस्पेक्ट में ही तो फील्ड निकालते हैं, तो ये सेंटर किससे एसोसिएटेड है, इस स्फीयर से ही तो एसोसिएटेड है, तो हमेशा आप ऑरिजिन यहीं पे डालते हो। क्यों भैया, क्योंकि आप हमेशा इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो इसके इस फ्रेम में अगर देखोगे तो उस फ्रेम में अपना सोर्स चार्ज तो हमेशा रिस्पेक्ट में रहेगा ही रहेगा। तो वहां पे जो फील्ड क्रिएट होता है एक्चुअली हम सोर्स चार्ज के ऊपर बैठ के देखते हैं। जब आपके पास पार्टिकल है कोई, जिस सोर्स चार्ज बोलते हैं, ये रहा, ये एक है, एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस एंड इट हैज चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू। अगर मैं इस पॉइंट पी पे बोलूंगा कि क्या फील्ड है, तो आप बोलोगे कि सर देखो पॉइंट चार्ज के लिए होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर। ये क्या होता है भैया, आर वेक्टर। तो आप सर ये जहां पे है, जिस क्यू है कैपिटल क्यू चार्ज, उसका पोजीशन कहाँ माना, लोकेशन कहाँ है, ऑरिजिन पे है, उसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ ड्रॉ कर रखा है फ्रेम। और यहां से सर एक डिस्टेंस आप आर ले लेना, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड दिस पॉइंट। और ये क्या हो गया, यहाँ पे फील्ड जब आप लिख रहे हो तो के क्यू आर स्क्वायर, किसका आर यूज कर रहे हैं, इसी का तो आर यूज कर रहे हैं, तो ये इसी के फ्रेम में सब कुछ देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक था। ठीक है, अब हम देखते हैं मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग चार्ज के कारण आपको आगे एक और चीजें, बहुत दिलचस्प चीजें भी आते रहेगी बीच बीच में, लॉरेंज फोर्स के बारे में जहां हम बात करेंगे। तो मूविंग चार्ज क्या करता है कि अब एक नए प्रकार के फील्ड को जनरेट करता है। ये फील्ड थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरह नहीं है, ना ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह, थोड़ा अंतर है। आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस से हमेशा, पॉजिटिव चार्जेस से क्या करते हैं, फील्ड लाइन ओरिजिनेट करते हैं और जाके निगेटिव में टर्मिनेट करते हैं या एस्केप टू इंफिनिटी हो जाते हैं। ग्रेविटेशन में देखा था कि कोई ऐसा चीज नहीं है जो ओरिजिनेट कर रहा है फील्ड लाइंस को, हर चीज क्या कर रही है, फील्ड लाइंस आके इसमें डूब रही है। कहां से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही है।
इस केस में थोड़ी सी अचंभी बातें होंगी। अब जैसे मैं देखूंगा एक स्ट्रेट वायर के कारण, तो ये स्ट्रेट वायर के एक मैं प्लेन को लेता हूं जो कि जिस प्लेन के ये वायर क्या है, परपेंडिकुलर। इस प्लेन में मैं देखूंगा तो सर्कुलर फील्ड लाइंस आ रही, यानी यहां पे क्या है, फील्ड लाइंस कैसे है, क्लोज्ड है, यहां ओपन होते थे। कैसे सर, यहां पॉजिटिव से सिर्फ निकलेगा ही निकलेगा, कोई आए इसमें से, ऐसा नहीं है कि कोई ये इसमें डूब रहा है, नहीं डूबेगा, कोई नहीं डूबेगा इसमें, सिर्फ इसमें से निकलेगा। अगर ये लाइन बनी है तो डायरेक्शन यही होगा, ये नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखेंगे कि क्लोज लाइन, यानी हम एक पॉइंट, ये अगर मैं बोल सकता हूं ना कि क्यू पे कोई आ नहीं रहा है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, हम चाहें तो इस फील्ड लाइन से यहां तक गए और फिर इसके ऊपर यहाँ डूब गया, फिर यहाँ निगेटिव पे चले गए। अगर मैं अब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना चाहता हूं तो नहीं जा सकता हूं, कोई ऐसा लाइन है ही नहीं जो कि मुझे ऐसा ले जाएगा, सब मुझे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ले जाएंगे। तो ये क्लोज लूप नहीं है। आप चाह के इस पॉजिटिव से स्टार्ट करें चलना, और फील्ड लाइन के अलोंग, सिर्फ आपको एक शर्त है कि फील्ड लाइन के अलोंग ही चलना है आपको, बस यही शर्त है। तो आप चले या इस पॉइंट से पॉजिटिव वाले से स्टार्ट किए और चलते गए चलते गए चलते गए, निगेटिव के पास पहुंच गए। अब यहां से रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई तो कोई ऐसा रास्ता हो जो यहां से चल के निकलता हो, कोई मिल ही नहीं रहा, सब आते हैं रास्ते और इसमें डूब रहे हैं। यहाँ पे ये है कि सारे लोग इंफिनिटी से आ रहे हैं, यहीं डूब रहे हैं, कोई रास्ता यहाँ नहीं मिल रहा है जहां से मैं निकलूं। और यहाँ पे आपके पास सर्कुलर पॉइंट्स पे है, तो कहीं पे भी ले लेते, फील्ड लाइंस का कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहां से भी अगर हम लेके चाहें कि ऐसे चल के, तो यहाँ डूब जाऊंगा और यहाँ के बाद कहीं जा नहीं पाऊंगा, तो लूप कभी भी क्लोज नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे मैं अगर फील्ड लाइंस के पास लेता हूं, तो यहाँ से चल के अगर मैं बस फील्ड लाइन्स के अलॉन्ग ही जाऊंगा, बस यही शर्त है, फील्ड लाइन्स के अलॉन्ग जाऊंगा, अलॉन्ग जाऊंगा, अलॉन्ग जाऊंगा, और एक पॉइंट पे जहां से स्टार्ट किया था वहां पहुंच भी जाऊंगा, ये कंडीशन रखते हुए कि फील्ड लाइन्स के अलॉन्ग ही जाऊंगा, तो ये क्लोज लूप होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, क्लोज लूप होंगे। इसको प्रोड्यूस कौन करेगा सर, यहाँ पे तो आपने क्यू के कारण इस यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा सर, तो आंसर है मूविंग चार्ज। सर आर यू श्योर सर, क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन ये कहता है कि मैग्नेटाइट नाम का एक पत्थर होता है जिसको लोड स्टोन भी कहते हैं सर, और वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सर। तो मैंने बोला सही बात तुमने बोला, तो आपने बोला मूविंग चार्जेस, तो मैंने बोला एग्जांपल करंट, करंट कैरिंग वायर, तो बोला कि हाँ वो भी सही है, मैं भी सही हूं, कुछ ऐसा बताओ दोनों सही हो। आपने बोला एक जगह मूविंग चार्जेस, ठीक है, करंट, इसमें तो कोई शंका नहीं। लोड स्टोन का एग्जांपल आप दे रहे हो, इसमें प्रॉब्लम आ गया एक बच्चे को, तो यहां कहेंगे कि यहां पे भी करंट एसोसिएटेड है, लेकिन वो एटॉमिक लेवल पे, वो फ्री करंट की तरह नहीं है कि जो ऐसे मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अलोंग द लेंथ ऑफ दिस मैटर। तो वहां पे करंट्स अंदर में अपने बना के फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसका भी कारण मूविंग चार्ज ही है, वहां इलेक्ट्रॉन वो काम करता है, ठीक है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन ही काम करता है, लेकिन यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम करता है, ठीक है। ये इनर स्ट्रक्चर के बारे में जब हम जाएंगे तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको, ये सब सो तो नहीं जाते हो तुम लोग? नो सर। नो सर। खराटे मारने की आवाज आई ना तो मैं सबको पीटूंगा, तो उस कारण से मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सर, अच्छी बात है। अब हमें एक बात मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको करंट कैरिंग, जैसे इसमें बोला ना कंडक्टर्स और ये मैग्नेट, दोनों के कारण ही, मतलब द मेन रीजन इज मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के कारण एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों मैंने बोला नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं, इसके लिए आप पोटेंशियल डिफाइन करते हो, उसके लिए पोटेंशियल नहीं डिफाइन करें। मैग्नेट में आप देखिएगा नहीं पोटेंशियल के ऊपर बात किया जाएगा, क्योंकि इसके फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, और नॉन कंजर्वेटिव, इतना वॉल्यूम आ गया था
तो उसके लिए सिर्फ यूज होता है डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट, दैट इज क्यू इंटू डेल्टा वी, या डेल्टा यू का कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, इन चीजों के ऊपर अभी हम आज गहराई से बात करते हैं, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, हमें एक पहली बात है कि आपको जब मालूम चला, उससे पहले चीजें सबको नहीं मालूम थी कि करंट कैरिंग जो वायर्स होते हैं वो आसपास में अपने रीजन में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। क्योंकि भैया हमने आज तक कोई फील्ड के बारे में कैसे जाना था, कैसे जाना था, तो हम क्या करते थे, टेस्ट चार्ज को ले जाते थे और इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते थे, कहते थे भैया बताओ तुम कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो बोलता था कि मैं उस पे अपने ऊपर एफ नॉट चार्ज रिड्यूस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और फिर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर देते थे। तो ये क्या देता था, फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, यही करते थे। तो फील्ड के बारे में मालूम चल रही है उसकी। मास में क्या, ग्रेविटेशन में क्या करते थे, कहते थे भैया आओ 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 ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आओ, एम नॉट, आ गए। अब बताओ तुम्हारे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट, ये क्या हो गया, फील्ड हो गया इजी एट दिस पॉइंट। तो यहां पे भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां फोर्स एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेगी कि वो महसूस करे कि फोर्स हुआ कुछ, और फिर बात करते कि कैसे बनाया जाएगा। बट कुछ तो इंक्लिनेशन आया एक चीज का कि फोर्स जब तक ले कोई चीज एक्सपीरियंस करने वाला है, यानी टेस्ट मास क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट मैग्नेट क्या है, यहाँ पे कौन सा है टेस्ट मैग्नेट। तो हुआ एक बाई चांस स्टोरी कि हमने क्या किया, एक बैटरी करंट एक लेक्चर ले रहे थे और स्टेट साहब कह रहे थे, बता रहे थे बच्चों देखो बैटरी है और बैटरी के अक्रॉस हमने किसके अक्रॉस लगाया, करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस एक स्विच को ऑन करके कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। इसके अंदर सर्टेन रेसिस्टेंस है और ये देखिए इसके बैटरी का पोटेंशियल V है, तो हम इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसके थ्रू करंट कितना पास हो। ऐसे लेक्चर दे रहे थे, ये V है, इसका रेसिस्टेंस R है, तो हम इसके बीच में संबंध बता सकते हैं, I इंटू R इज इक्वल टू V। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करवा रहे थे, उसी समय कोई बीच में मैग्नेट रखा हुआ था। अब मैग्नेट जो रखा हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ कि इन्होंने जब जैसे ही, अभी तो ओपन है, अभी कुछ नहीं हुआ, जैसे ही इन्होंने क्लोज किया, अभी इन्होंने जैसे ही, अभी देखो सीन 1 क्या हुआ था, जब मैग्नेट वाज ओपन, सॉरी स्विच वाज ओपन, तो नीडल ऑफ द कंपास क्या था, जैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लॉ अलाइन था, अपना कोई दिक्कत नहीं था उसमें। जैसे ही आप देखो क्लोज किया, ये मैग्नेटिक नीडल्स में क्या डिफ्लेक्शन हो गया। अब उनको समझ में आ गया कि मुझे मिल गया अपना टेस्ट मैग्नेट। ये टेस्ट मैग्नेट मुझे बता सकता है, क्योंकि एक छोटा नीडल है, वो बता सकता है मुझे कि यहाँ कैसे, क्या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो यहाँ पे उन्होंने एक बाई चांस हो गया था, और उन्होंने फिर क्या किया, देखा कि चलो ठीक है, और करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। बैटरी का देखो पोलरिटी चेंज कर दिया ना, तो मैग्नेटिक का नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मालूम चली, लेकिन इसके बारे तक अभी तक कुछ ऐसा कुछ आया नहीं था कि क्या हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया जाए। ये बस मालूम चल गया था कि ऐसा हुआ है भाई, तो ऐसा हुआ है तो फील्ड जरूर होगा आसपास में, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें, कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर क्लोज लूप बन गया तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो गया, क्लोज लूप नहीं बना तो एक कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हम उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो बाद में एक चीज देखा कि अगर इस नीडल, ये नीडल का जो अलाइन कर रखा है, ठीक है, तो इसको छोटा सा एक ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट की तरह समझ लो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ये जो वायर है, ये आपने वायर देखा, वायर के परपेंडिकुलर क्या किया, एक प्लेन लिया, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन। आप जानते हो वायर के परपेंडिकुलर कैसे लेना रहेगा, इस एक प्लेन है, इस प्लेन के जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा वो कैसा होगा, अलोंग दिस और या टू दिस,
यही दो पॉसिबल डायरेक्शन है इस एरिया वेक्टर्स के। तो यहाँ पे क्या किया, इसी के अलावा हम वायर रखेंगे इसी वेक्टर के अलावा, तो यहाँ पे हमने किया इसी के अलावा एक वायर रख दिया। तो ये क्या है, ये प्लेन क्या है, इस वायर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और यहाँ पे फिर इस प्लेन में क्या किया, आप एक प्रकार से हर जगह छोटे छोटे हर जगह पे जाके आर फिक्स कर दिया और इसको आर को रोटेट करते गए। तो हर पॉइंट पे इन्होंने मैग्नेट ऐसे रखना स्टार्ट किया और इस नीडल को क्या किया, इस नीडल को समझा कि ऐसे समझ लीजिए पॉलीगॉन बना रहे हैं, एक छोटा छोटा स्टेप हर जैसे ऐसे जा रहे हैं, पॉलीगॉन बनाते जा रहे हैं। दिख रहा है ये? Yes, sir. ये देखिए नीडल्स हैं, हर जगह नीडल्स हैं, नीडल्स हैं, नीडल्स हैं। तो ये जुड़ के लास्ट में कैसा बना, एक सर्कल बन गया। तो इसी के लिए कहते हैं करंट, जो स्ट्रेट जो वायर होता है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसके परपेंडिकुलर अगर प्लेन में बात करें तो यहाँ फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सबका सेंटर किसके ऊपर पड़ेगा, वायर के ऊपर। क्योंकि वायर कैसे इस प्लेन में अगर दिखाएं तो वायर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कि नहीं बताइए, एक डॉट की तरह। अगर हम इस चीज को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं ऐसे, तो Yes, आपको sir. ये ऐसा दिखेगा कि नहीं, सबको दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीजें होंगी। चलिए देखते हैं इसके बाद फील्ड लाइंस, इसने यही काम किया। देखो तो एक सर्कुलर फील्ड लाइंस, कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस आए। और ये क्यों ऐसा किया, क्योंकि एक और बात आती है हमारी फील्ड लाइंस के, हमेशा जब देखना फील्ड लाइंस के, यहाँ पे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपको एक फील्ड लाइन दे रखा है, बोलता है कि ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे ये ऐसा लाइन है, तो आपको बोलता है ई का डायरेक्शन बताओ इस पॉइंट पे, तो आप क्या करते हो, हमेशा टेंजेंशियल ड्रॉ करते हो, वो हमेशा टेंजेंशियल होगा। यानी मैं बोलूं ई का जो ई को अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ई टाइम्स यूनिट वेक्टर। तो ये हमेशा क्या होगा, इस टेंजेंट के अबाउट, इस पॉइंट ए पे, इस कर्व के लिए इस पॉइंट ए पे टेंजेंट क्या है। तो इसी के लिए मैग्नेटिक नीडल्स भी ऐसे काम कर रही है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये पहले के टाइम में ऐसा था कि हाइपोथेटिकल, अभी भी बहुत चीजें चलती है कि कैसा है फील्ड लाइंस, क्या है, इमेजिनेटिव है कि रियल है, अलग अलग थ्योरीज हैं आपके हिसाब से। जब फैराडे साहब सब काम कर रहे थे उस समय तक एक मैथमेटिकल टूल माना गया था इसको एक्सप्लेन करने का, चीजें समझ रहे हैं। तो वो चीजें अभी तक, और बाद में जब रिसर्च हुआ तो ऐसा भी मालूम चला कि फील्ड एक स्पीड से ट्रेवल करती है, दे हैव सर्टेन स्पीड। तो ये चीज, अगर कोई चीज में स्पीड है तो भैया आप बोलते हो ना कि पार्टिकल की स्पीड है, तो पहले पार्टिकल बनाओगे तब तो उसके अंदर स्पीड लाओगे, ऐसे थोड़ी बोल दोगे स्पीड है, किसका है भैया, है स्पीड है, अरे किसका है भैया, अरे है, तो वो लाओ, तो किसको लाओगे। तो ये फील्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो इनकी स्पीड के बारे में कैसे बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसे कहूं तो एक फिलॉसफी में बहुत ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में सोचा जा सकता है, लेकिन उससे अभी हम अपने आप को रिफ्रेम करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम एक बात करते हैं बी के बारे में, और आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना अभी, तो बी के बारे में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यूनिफॉर्म बी होंगे, सारे आपके पास होंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए पहले वाले कुछ चैप्टर्स हम सब टॉपिक इसमें काम होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास जो बी लिख रहा हूं तो आप समझेंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड है और ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिफॉर्म फील्ड को हम हमेशा पैरेलल लाइंस से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी हमें बताती है कि यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। ये हालांकि बोलने के लिए होता है, ये तब दिखाया जाता है कि सपोज करो, ऐसे कोई नियम है क्या भैया कि 4 लाइन इतने में लिख दिया तो यहाँ पे हमें कैसे मालूम चलेगा। तो ये चीज पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मान लो कि कहीं पे मुझे ऐसा दिखाना है कि फील्ड लाइंस दिखाना है, एक मान लेते हैं डाइपोल बनाया, तो डाइपोल जब बनाया तो यहाँ पे मुझे मालूम है फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट्स पे ज्यादा होंगी, तो मैं क्या करूंगा, देखो फील्ड लाइंस को यहाँ ज्यादा बना दूंगा, यहाँ देखो ज्यादा बनाऊंगा,
और यहाँ देखिए बीच में ऐसे क्या करूंगा, स्पेस दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं भैया? कि वहां फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ रिलेटिवली एक चीज दिख रही है ना, कि अगर मैं इस पॉइंट के बारे में, इस इधर की रीजन के बारे में बोलूं तो यहाँ बहुत ज्यादा टेंस है, यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन यहाँ के रीजन के बारे में देखूं तो यहाँ कम है। तो ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन बता देती है। ठीक है, यूनिफॉर्म में तो सब जगह हर पॉइंट पे वही है भैया, तो रिलेटिव सब जगह सेम है। तो यहाँ रिलेटिव कंपैरिजन का कहां से खेल आएगा? तो इस चीजों को याद रखिएगा, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड लाइन सेगमेंट के थ्रू, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स के थ्रू। अब हमारे पास, हम सीधे अब जंप कर रहे हैं फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर लगेगा, कैसे लगेगा और कैसे बी प्रोड्यूस होगा, ये सब कुछ हम देखें। किसी का चैट में आया, कुछ नहीं आ रहा समझ। एक कृष्णु बेटा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? सबको ऐसा है क्या? प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा इसमें? नो सर। No, sir. So, sir. अभी तो बेटा मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बताओ। अभी तो जेई वाला आया भी नहीं है, तुम अभी से बोल रहे हो? हैं बच्चे हो, शैतान हो तुम। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज है, अगर मान लेते हैं कि आपको फोर्स के ऊपर बात करना है, तो अभी हम पहले क्या मानेंगे कि एक यूनिफॉर्म बी दिया हुआ है। कैसे प्रोड्यूस हुआ है अभी आपको नहीं सोचना। आपके पास दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास मूविंग चार्ज दिया हुआ है। ये चार्ज मूविंग कैसा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपना ट्रैवल कहीं कर रहा है। ठीक है, अभी मान लेते हैं कि कुछ एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। ऑलवेज रिमेंबर, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी है v, कुछ वेलोसिटी v है, और कुछ b दे रखा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट p पे जहां पे है ये पार्टिकल। ये क्या है? इसके यहाँ इस पॉइंट पे b है, और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे जब है उस समय v है। तो ये उस टाइम पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? दैट इज इक्वल टू q v क्रॉस p। ये चीज अभी आप मान लीजिए। जैसे कि हम बोलते थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, तो वहां फोर्स क्या एक्सपीरियंस करता था? तो Q इंटू ई बोलते थे। यहां पे क्या होगा? Q V क्रॉस P होगा। थोड़ा सा परिवर्तन आया है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलूंगा, फोर्स इज ओनली एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज, इसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन अगर v वेलोसिटी से जा रहा होगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अगर यहां b है तो दैट इज q v क्रॉस b, राइट? सर। Yes, सर। गंदे बच्चे लोग। समझ में आया? सर यहाँ पर ये बी क्या है? क्या? बी सर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आया मैंने क्या समझाया? मैंने क्या बोला कि मूविंग मूविंग चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर न्यूट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गया तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Q इंटू ई के हिसाब से, Q उसका 0 है, फोर्स कितना हो गया? 0। तो यहां पे आपके पास Q वैल्यू क्या है न्यूट्रॉन पे? 0। तो फोर्स इज इक्वल टू 0 टाइम्स V क्रॉस P। कुछ भी हो, 0 टाइम्स समथिंग 0 ही होगा हमेशा। ये बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे रखा हुआ, ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? दैट इज Q V क्रॉस B। बताओ, अरे हंसाओ मत मुझे। ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक मान लो कि एक फील्ड है, ऐसा लग लाइन की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह महसूस करने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। हाँ, ये क्लोज होता है बस। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आप समझते थे, जैसे एक आपने ले लिया था इन्फिनाइट शीट, तो इससे हमेशा फील्ड कैसे होते थे? पॉजिटिव इन्फिनाइट शीट ले रखी थी आपने, तो इससे फील्ड हमेशा ऐसे जाते रहती थी कि नहीं? ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे ऑरिजिनेट होती रहती थी कि नहीं? और इस साइड भी निकल ही रही है क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूरा चार्ज है।
तो ऐसे ही समझो एक बी है, कोई ऐसे प्रोड्यूस कर रखा है, अब बी ऐसे फील्ड बन रखी है। अब इस बी के फील्ड में क्या कर रखा है, मैंने एक पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को लाके रखा है, और मैं इस समय बोल रहा हूं कि ये चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, इस बी के कारण यहाँ इस पॉइंट पे बी बनेगा, ये होगा। इस पॉइंट पे जब बी है तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल ये वेलोसिटी, ये अपना इधर मूव कर रहा था, वेलोसिटी से जा रहा था ये पार्टिकल ऐसे। तो जैसे ही हमने क्या किया, बी प्रोड्यूस कर दिया अचानक से, ये जा रहा था अपना एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था ऐसे गाते हुए, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, अपना जा रहा था बेचारा शांति से, कोई किसी को दिक्कत नहीं कर रहा था, वी वेलोसिटी से चले जा रहा था। अचानक से बी प्रोड्यूस हो गया, अब उसके ऊपर फोर्स लगने लगा। वो बोला कि मूविंग चार्ज हूं मैं और यहाँ पे बी प्रोड्यूस हो गया, तो मेरे ऊपर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। समझ में आया? यस सर। अब बोलो अगर वो रेस्ट पे होगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू वी क्रॉस पी है, 0। श्योर? अरे हाँ बोलो सर, श्योर सर, आपको नहीं मालूम है क्या सर? क्योंकि बहुत सही बेटा आपने कहा, क्योंकि यहाँ पे v 0 है, तो यानी मैं बोलूं कि इस केस में न्यूट्रल और नॉन मूविंग चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लेकिन मूविंग चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्यू वी क्रॉस पी। ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब क्या होगा, ये सबको देखो, जिसको समझ में नहीं आता है बेटा बोल देना, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा चीज, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है, आता है तो आता है, चीजें उसमें कोई नहीं रहेगा। तो ये वो आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, तो आपके पास जब मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है तो आपके यहाँ पे देखो एक चीज, ये क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप एक चीज, इसको दिखाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि रिकॉल कीजिए, आप लोग सभी जाइए उस समय में, पुराने समय में जब आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको बोला गया था कि अगर मानते हैं ए वेक्टर है और बी वेक्टर है हमारे पास, तो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्चुअली में इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाए सर? तो आप बोलोगे कि इन दोनों से मिला के एक प्लेन बना लेते हैं। तो इससे सबसे अच्छा प्लेन कौन बनेगा? पैरेललोग्राम। ये बना दिया सर, इसका जितना लेंथ है इसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया इधर, और इसको इतने वाले लेंथ को इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, एक पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं? ये प्लेन हो गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा कौन सा वेक्टर? ए क्रॉस बी। ये कौन सा डायरेक्शन आएगा? ये आएगा ए क्रॉस बी, को हम लिख सकते हैं ए बी। ए क्या है? मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर एरो नहीं दे रहा हूं, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये एन कैप का डायरेक्शन होता है, ठीक है? यस सर। सॉरी यहाँ पे एक तो यहाँ पे ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा ना, परपेंडिकुलर होगा लेकिन इसके नीचे वी क्रॉस बी के लिए, ठीक है, यानी यहाँ पे ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है, हाँ नीचे आएगा ए क्रॉस बी। अब देखिए इसको कैसे करते थे ए क्रॉस बी का। तो आप ए, जिसको पहला वाला रखना है, जिसको पहला रखना है ए, ऐसे भेजिए अपने हाथों को ऐसे खोल ऐसे, और किसके तरफ ले जाइएगा? बी की तरफ। अपने ऐसे हाथों को लाइएगा ए की तरफ और किधर टर्न कीजिएगा? बी की तरफ। तो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? एंड कैप। समझ में आया? यस। ठीक है, इसको अभी दिखाता हूं। ये देखिए, आपको यहाँ पे ए क्रॉस बी है ना, तो ए क्रॉस बी में यहाँ पे ए क्या है आपके लिए? वी वेक्टर है कि नहीं? और बी क्या बन रहा है आपके लिए? यहाँ बी वेक्टर। अरे ये बी वेक्टर मतलब कोई आर्बिट्री मैंने ऐसे मान रखा है, ए बी वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के बीच में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी अगर जैसे मैंने सीखा था तो यहाँ वी क्रॉस बी होगा। तो आपने बोला था सर कि ए के क्रॉस ले जाना, यानी यहाँ पे वी के क्रॉस में ले जाऊंगा। तो देखो ये अपना हाथ ऐसे ला रहा है कि नहीं वी के क्रॉस, देखो वी के क्रॉस ला रहा है, लाओ भी हाथ,
देखो अपना आला है कि नहीं वी के क्रॉस, और किधर टर्न करेगा, बी के तरफ। तो थंब का डायरेक्शन क्या दे देगा, ये एन कैप का डायरेक्शन होगा, जो कि वी क्रॉस बी का डायरेक्शन हो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां बताइए आप V क्रॉस B कितना होगा, लॉरेंज फोर्स, यहाँ फोर्स ये एक्सपीरियंस कितना करेगा, ये चार्ज पार्टिकल, ये बताइए। फोर्स इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B होगा, ठीक है, समझ में आ गया सर? अब बताइए Yes. V क्रॉस B यहाँ पे क्या डायरेक्शन देगा, ये X है, ये Y है, ये Z है, So Z and X. Z देगा यानी Yes, K sir. कैप, K कैप। पहले केस में सबको K कैप दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। दूसरे केस में फोर्स का डायरेक्शन, यानी के कैप किसका डायरेक्शन आया, ये फोर्स का डायरेक्शन आया, याद रखिएगा। देखिए क्यू तो स्केलर वैल्यू है, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा एन कैप, और एन कैप इंटू समथिंग क्यू जाएगा, तो ये क्यू तो अपने मैग्नीट्यूड में काम करेगा, डायरेक्शन तो वही बन जाएगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन ये आपने बताया है के कैप। यहां बताइए आप कहाँ आएगा, So along X. X. एक्स का अलॉन्ग एक्स तो दोनों होगा ना, आई कैप भी होगा माइनस आई कैप भी हो जाएगा, अलॉन्ग एक्स Sir, I. आई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सावधान रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ठीक है, V क्रॉस B। लेकिन यहाँ पे Q अगर निगेटिव हो तब ये इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, Q अगर निगेटिव हो तब ये इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए आपने इससे ले एन कैप लेके आए, अब यहाँ पे Q आ गया निगेटिव, मैग्नेट कुछ वो भी जो भी वैल्यू करेगा ये अंदर में मैग्नीट्यूड में जाएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस साइन के साथ आया है, ये माइनस साइन क्या किया जाएगा, ये दिख लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस एन कैप। ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा कि नहीं, फोर्स का यूनिट वेक्टर मतलब उसी डायरेक्शन होगा, माइनस एन कैप की तरफ होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, आई कैप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी क्रॉस बी के थ्रू, तो मुझे क्या लेना है, माइनस आएगा तो माइनस वी क्रॉस पी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यू के अंदर यहाँ पे माइनस है, ये चार्ज निगेटिव है, समझ में आया? Yes. तो ये उल्टा हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिया, V क्रॉस B लिया, लेकिन पलट दोगे, क्यों निगेटिव है, ठीक है। अब लास्ट वाले का बताइए, ये देखते रहिएगा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सब कुछ देखते रहिएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बेटा, Sir, minus I. माइनस आई 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 आई, नहीं नहीं नहीं, माइनस J कैप। अरे नहीं नहीं, यहां देखो 180 डिग्री है, V क्रॉस P इज इक्वल टू VB साइन थीटा एन कैप। एन कैप तब एग्जिस्ट करेगा जब ये जीरो वेक्टर ना हो, जीरो वेक्टर हो जाएगा एन का कोई सेंस नहीं बनता, तो यहां साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल 0 या 180 डिग्री ना हो, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 0, यहां कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब मैं sir. कंक्लूड कर रहा हूँ, Yes, चीजों को sir. कंक्लूड कर रहा हूँ। देखो मैं कंक्लूड कैसे कर रहा हूँ, देखिए फोर्स जो है, आपने बोला सर कि एक मूविंग चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है वो क्यू वी क्रॉस पी होता है, ठीक है, आपने ये मुझे बता दिया। आपने बताया V और B अगर आपके पास दे रखा है, ये V वेक्टर है और ये B वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, आपने दे रखा है, तो मुझे V क्रॉस B मुझे निकालना आता है, V क्रॉस P ये रहेगा और ये आ गया, जो कि क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, यानी इन शॉर्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। फोर्स वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड फोर्स वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है।
और इस केस में ऐसा बनेगा, ठीक है सर। लेकिन क्यू सर एक स्केलर वैल्यू है, लेकिन स्केलर वैल्यू भी होते हुए क्यू का निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, क्योंकि स्केलर्स में जब निगेटिव रहते हैं तो उनका कोई इंटरप्रिटेशन रहता है, सेंस रहता है। तो यहां निगेटिव वैल्यू एक्चुअली टाइप ऑफ चार्ज को बताता है। तो ये निगेटिव टाइप का चार्ज है और वो पॉजिटिव टाइप का चार्ज है। तो यहां पे जब निगेटिव वैल्यू आता है क्यू के साथ, तो ये जो V क्रॉस P के जो आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट लेके n कैप, इसका अपोजिट भी कर सकता है, यानी इधर भी बना सकता है अगर वो पार्टिकल निगेटिव हुआ तो। और इन दोनों के बीच में अगर एंगल कभी भी 0 हो गया, यानी V और B का सेम डायरेक्शन हो गया, यानी सर अगर मैं बोलूं कि कोई पार्टिकल जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था और किसी ने बी प्रोड्यूस कर दिया जो कि इन दोनों के पैरेलल हो गया, यानी बी जो प्रोड्यूस हुआ इसी वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग प्रोड्यूस हो गया, तो ये कहेगा कि मैं तो अभी भी रास्ते से जाऊंगा, भेलपूरी खाऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. ये थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट्स का गेम होता है और मैग्नेटिज्म में यही है और कुछ नहीं। आपको समझना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से, ठीक। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो होता है आपके पास, जो बी आता है आपके पास एफ क्यू बाई वी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले आप बी का जानने की कोशिश करते हैं, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, अभी ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, ठीक है। बी के बारे में जानते हैं, बी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी किसी पॉइंट पे होगा तो बोलेंगे इसके पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यही बोला जा सकता है। तो बी एट पी, और अपना अपना जैसे सोर्स चार्ज के कारण होता था ड्यू टू समथिंग, तो इसके लिए भी आगे आएगा सोर्स, मतलब जो होंगे सोर्स जो होंगे कैसे होंगे, जैसे आपके पास सोलोनॉइड्स बनेंगे, करंट कैरिंग लूप्स बनेंगे, करंट कैरिंग वायर्स बनेंगे, वो उसके अपने बी इसने प्रोड्यूस कर रखी, वो देखेंगे आगे आने वाले टाइम में कि पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके बारे में बात करें तो अब इसके बारे में यूनिट के ऊपर बात करते हैं। तो बताओ बी का यूनिट क्या होगा, बी का डायमेंशन लिखना अगर आपको आए पूछे तो कैसे लिखोगे। तो आपने बोला कि सर मैंने अभी फोर्स में क्या किया है, पढ़ाई की है V क्रॉस P के बारे में। तो मैं अगर सर आपसे बोलूं कि अगर मुझे B का डायमेंशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा सर, F का डायमेंशन, Q का डायमेंशन और V का डायमेंशन और B का डायमेंशन, यही लिखूंगा ना सर। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, कोई बात नहीं सर, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला, B का डायमेंशनल फॉर्मूला, इधर से हटा दिया इसको, तो ये आ गया आपके पास B का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने बोला ठीक है, तो अब क्या करें, तो फोर्स का आप जानते हो सर डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे Yes, नहीं sir. जानता हूँ, मास इंटू एसिलेशन, मास का हो गया m, एसिलेशन का क्या हो जाएगा LT LT माइनस 2, minus 2. Q का क्या होता है C है, सर कुछ भी पढ़ाते रहते हैं मेरे को पता 80. है ना। 80 होगा, क्यू का क्या होता है, क्यू होता है क्यू बाई टी, आई टी हो जाएगा, हाँ तो 80। V का क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, B का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताइए। LT minus. हाँ तो यहाँ पे देखिए M को छोड़ दोगे, यहाँ पे देख यही, अब देखो यही मिस्टेक होता है, यही सब कुछ कैलकुलेट करते चलो आराम से, M का पावर 1, ठीक है, और कहीं M नीचे में नहीं, L है तो L ऊपर +1 में है, नीचे में एक +1 में है, और कहीं है क्या, नहीं, तो L से L कट जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद T के ऊपर चलते हैं, -2, ये ऊपर जाएगा -1, ये +1 हो जाएगा, ये देखो -1 ये प्लस हो जाएगा, तो T एक्चुअली -2 ही रह जाएगा, ठीक है। T -2 और A आ जाएगा -1 और T -2, यही आ रहा है, Yes, sir. तो ये हो गया डायमेंशन। अब यूनिट बना सकते हो, Yes, sir. एम्पियर, ये टाइम का सेकेंड स्क्वायर,
ये हो गया यूनिट। ये किसका आ गया? बी का। ऐसा यूनिट, इसी को 1 टेस्ला कहते हैं, इसी को 1 टेस्ला कहते हैं। आपने यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये तो हमने डायमेंशन से बना दिया, फंडामेंटली इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो न्यूटन को भी देखो, न्यूटन को कितना लिखते हैं, इस सेंस में भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे इस सेंस में भी लिख सकते हो, यूनिट्स बनाने के लिए। फोर्स को न्यूटन कहते हैं, इसको कूलम कहते हैं, और इसको वेलोसिटी में करते हैं। तो इसको न्यूटन में ही रहने दो, इसको तोड़ो ही मत फंडामेंटल्स, लेकिन फंडामेंटल्स में तोड़ोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसी के लिए इसको 1 टेस्ला के बराबर भी कहते हैं, ठीक है, 1 टेस्ला भी कहते हैं। और एसआई यूनिट, नॉन एसआई यूनिट में गॉस में लिखते हैं। एक गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। Yes, sir. अब वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, एक बात बताओ, वर्क डन कितना होगा? आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। वर्क डन, डिफरेंशियल वर्क डन क्या होता है? होता है कि Yes, sir. मानते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगा और ये ऐसे ऐसे चला, मानते हैं ऐसे ऐसे चला। यहां पे जो डी आर होता क्या है? ये डी आर यही तो होता है, ये डिफरेंशियल लेंथ, यहाँ पे पाथ का डिफरेंशियल लेंथ डी आर ही तो बनता है, और ये अलोंग दिस पाथ होता है। तो यानी फोर्स डॉट डी आर ये होता है, ठीक है। यहां पे देखो डी आर मतलब यहां पे देख रहे हो, तो एक बात बताओ, इस पाथ के अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये वेलोसिटी का वही, ये टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का भी वही डायरेक्शन होगा कि नहीं? आप पैराबोलिक मोशन पढ़ते हो ना, तो बॉल ऐसे फेंका जाता है, ऐसे जाता है पाथ के, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे बताते हो? इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहते हो, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल 0 हो चुका है, वी वाई 0 हो रखा है, सिर्फ वी एक्स है इस पॉइंट पे, और ये कह देते हो कि ये देखिए पैरेलल हो गया अर्थ के। तो क्या कर रहे हो आप? हर टेंजेंट पे जाके यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हो? ये वी, यहाँ पे हर पॉइंट पे पाथ के अलोंग अगर कोई किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये एक्चुअली वी का डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। अगर ये पाथ है उस प्रोजेक्ट के, उस पार्टिकल के द्वारा ये पाथ बनाया गया है, तो ये कंफर्मेशन आप लेके आते हो कि ये पाथ है, तो यानी इसका इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो इसका कोई पाथ है, डीआर का डायरेक्शन एक्चुअली वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग, क्योंकि वी का एक्चुअली क्या लिखते हैं, डीआर बाई डी टी। तो डीआर का जो डायरेक्शन है वो वी का डायरेक्शन है। तो इस बेसिस पे क्या हो गया, आपके पास वी और वी क्रॉस बी है यहां पे लिखा हुआ, यानी फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी। ये जो फोर्स आएगा, कुछ भी हो फोर्स, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर, इस दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। तो यानी इस केस में यहाँ पे एफ और डी आर क्या है, 90 डिग्री हमेशा बना रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. तो यानी Yes, इस sir. केस में एफ डॉट डी आर क्या आ जाएगा, हमेशा डी आर और एफ हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, तो Perpendicular. कॉस 90 दैट इज 0। 0. यानी मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं कर सकता। वो क्या काम करेगा, सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगा पार्टिकल को। यानी तुमको बोलेगा कि तुम भेल पूरी खाओ भैया, तुम आ रहे थे और मैंने अचानक से प्रोड्यूस हो गया, तो तुम भेल पूरी खाओ, लेकिन तुम दूसरे डायरेक्शन में जाके भेल पूरी खाओ, ये ऐसे घुमा देगा। और मान लो कि यहीं तक फील्ड प्रोड्यूस किया किसी ने, और यहां जैसे ही बाहर निकला ना पार्टिकल, फिर बोल रहा है मैं तो रास्ते से जा रहा, तब चला जाएगा जिस रीजन तक बी है। जब उस पॉइंट पे बी प्रोड्यूस होगा, तब जाके उस पॉइंट पे क्यू होगा, तो मूविंग चार्ज होगा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही मान लेते कि कोई कुछ केसेस हम आगे देखेंगे कि बी यहां तक प्रोड्यूस है, इस रीजन तक प्रोड्यूस है, या बी अचानक से प्रोड्यूस कर दिया गया, पूरे प्लेन में अचानक से बी तुरंत प्रोड्यूस हो गया। ये पार्टिकल पहले जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, अचानक से, और जब भी प्रोड्यूस करेंगे कैसे बी प्रोड्यूस करेंगे, अभी तक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए आपको एक बात, अभी के लिए आप एक बात जान रखो कि इसका जो पाथ होता है, जब यूनिफॉर्म फील्ड में कोई मूविंग चार्ज
आता है तो वो सर्कुलर पाथ लेता है। ये चीज अभी दिमाग में डाल लो, अभी मैं प्रूफ भी कराऊंगा, लेकिन ये डाल लो, ठीक है। यानी आपने कभी ऐसे महसूस करने की कोशिश की, एक मूविंग चार्ज है, जो क्यू चार्ज ऐसे चल रहा था, बी आ चुका है, बी के रीजन में आ चुका है, तो वो हमेशा क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे ही चलेगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, मूव्स विद द स्पीड ऑफ दिस वन अलोंग एक्स एक्सिस, ये रहा। A magnetic field of this strength is being, this is existing in this space, and at every point this is the magnetic field. देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। आपको देखने का नजरिया अलग होगा। जैसे आप बोल सकते हैं ना कि हर ब्लॉक का एक, मान लीजिए कि बड़े से ब्लॉक से आपने, छोटे छोटे ब्लॉक से आपने एक बड़े से ब्लॉक को क्रिएट किया, तो हर ब्लॉक का मास आप बोलते हो जैसे 2 kg है, एक हर ब्लॉक का मास कांस्टेंट बना हुआ है यहाँ पे। वैसे ही ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि बोल रहा है कि मैं कांस्टेंट वैल्यू, हाँ भले ही मैं एक स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, भले ही मैं स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिस्ट ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं कांस्टेंट हूं, हर जगह पे हूं तो यही हूं, हर जगह पे हूं तो यही हूं। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। कांस्टेंट का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन वाले, वो कहीं पे भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो, कैसा भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, जैसा हो, लेकिन एक बार जैसा हो गया सब जगह भी वैसे ही होगा, ठीक है, ठीक Yes, है। sir. Yes, Yes, तो sir. आपको Yes, बताना sir. है कि फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विच इज कैरिंग, ठीक है, this charge which is like the q on this charge is 2 microcoulomb, that is coulomb, microcoulomb को कैसे लिखेंगे, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, -6. और ये क्या हो गया, स्पीड हो गया v, ठीक है। तो आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इनके बीच में एंगल। लेकिन इससे अच्छा आपको एक मैं बता देता हूं, सीधे ये कर दो क्यू वी क्रॉस पी, आप तुरंत बना लो इसको। कैसे, v का डायरेक्शन देख लो, i के अलोंग हमेशा पॉजिटिव आई, तो ये स्पीड दे रखा है, इसको v बता दोगे कि नहीं, आप लिख सकते हो कि नहीं, इसको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ v रखो, d रखो जो कि आपके पास दे रखा है, q रखो, फोर्स का आ जाएगा, ये फोर्स जो आएगा वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, यानी इस टाइम पे, इस पोजीशन पे ये फोर्स उतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसा होगा। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ ना, तो देखो ऐसा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो हमेशा, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल दिख रहा है, v क्रॉस बी भी ऐसे आके, Yes, sir. ठीक है। तो ये करके बताओ, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा, किसी को ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। No, sir. देखो अगर बोलना है तो बता सकते हो बेटा, अगर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे जिस फॉर्मेट में होगा मैं हमेशा हेल्प करूंगा इसी के लिए, ठीक है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे शैतान बच्चे भी होते हैं, जानते हैं, शैतानी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। लेकिन मैं हमेशा कंसर्न रहता हूँ कि कोई भी बच्चा आए मेरे पास, उनसे छूट ना जाए, कि ऐसे कि मैं क्यों मानूं उसको कि सामने वाले को कि शैतानी ही कर रहा हूँ। तुमने मेरा चीटिंग किया है क्या? है जतिन? है? ये नहीं नहीं नहीं, तुमने चीटिंग नहीं किया। तुम 1.6 आ रहा है मेरा। हेलो जतिन बेटा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, डर मत जाना कि ऐसे मैंने बोल दिया तो ऐसे सीरियसली ले लेना। जतिन बेटा, डेयर देयर। यस सर। हाँ, ऐसे ही मजाक नहीं बोल रहा हूँ। आपका भी 1.6 आ रहा है ना कि 0.6? मेरा तो देखते हैं। और ये आ गया आपको वेक्टर फॉर्मेट। मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो तीन वेक्टर जो आई जे कैप अगर आपके पास दे रखा है, तीनों वेक्टर कैसे होते हैं? आई जे और के होते हैं। एक समथिंग इंटू आई कैप, समथिंग इंटू जे कैप, समथिंग इंटू के कैप। ये तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्रीज बना हुआ है। तो ऐसे केस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स वाले, वाई वाले प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या है? एक्स वाई और जेड वाले क्या है? ये कंपोनेंट है इस वेक्टर के। ये एक वेक्टर ऐसा है, उसको जब रिजॉल्व किया गया आई के अराउंड तो ये ऐसा आ गया। फिर इसको इसके अराउंड रिजॉल्व किया गया, इसके अराउंड रिजॉल्व किया, तो सब रिजोल्यूशन करके ये वैल्यूज आई। ठीक है, तो ये जो इसका लेंथ होगा, ये इस एरो का लेंथ कितना होगा, वो ऐसा होता है। जब ये दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, ये आपके पास कोई एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ये आएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0.8 होल स्क्वायर प्लस 1.6 होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखिए एक चीज बेनिफिट आएगा 0.8 और ये 2 टाइम्स है 0.8, तो 0.8 होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जो कि अंडर रूट का है, तो 0.8 बन जाएगा। अंदर में आपके पास बच जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर दैट इज 4, राइट। हाँ 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 सही है 4, यानी 0.8 √5, यानी आपको आ जाएगा 8/10, तो ऐसा कुछ आएगा 2/5, 2/5 सॉरी 4/5, 4/5 और 5 से ये चला जाएगा, तो ऐसा कुछ आएगा 4√5 ऐसा करके। देखते कितना आया, हालांकि ये इसी में आंसर आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड भी निकालना आएगा, तो ये आएगा, इसमें मैग्नीट्यूड कोई अच्छा नंबर आ नहीं रहा है, तो ऐसे सिंप्लीफिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. ये Yes, वैल्यूज, sir. ये फोर्स Yes, sir. आपको पूछा है मैग्नेटिक फोर्स, तो ये चार्ज पार्टिकल इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अगर आपके पास Vx अगर आपके पास 3 कंपोनेंट में किए रहते, यानी x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग, तो एक बोलता है कि एक पार्टिकल है q, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अगर मैं इस आपके जो फ्रेम है उसके हिसाब से x, y और z डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो सकती है। इसको रिजॉल्व करके तीनों एक्सिस पे लाए, या हो सकता है किसी एक एक्सिस पे ही हो, या 2 एक्सिस पे हो, या तीनों एक्सिस पे हो। तीनों एक्सिस पे यानी 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है उसका। तो जैसा भी हो v क्रॉस p करना आप जानते होगे उस समय। और उस समय v कैसे लिखते हैं एक्चुअली में, vx i कैप प्लस vy z कैप j कैप और प्लस vz k कैप, और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मान लेते b भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो 3D स्पेस में अपने अनुसार ऐसे होगा, bx i कैप by j कैप और bz k कैप, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आप जानते हो डिटर्मिनेंट बना के i j k करके, जानते हो कि नहीं जानते sir. हो? नहीं जानते होगे, मुझे जहां तक लग रहा है बहुत बच्चे अभी बीच में उड़ रहे हैं। इसी के लिए मैंने अब एक चीज डिसाइड किया है कि आपको पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड वेक्टर्स करके ये सभी चीज को मैं फिर से पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा टाइम में। तो आपको कोई इशू, No, sir. कोई No, कोई इशू, No, sir. No, कोई sir. दिक्कत नहीं होगा ना? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, समझ गया आपके कि आपको फिर दिक्कत आ रही है समझने में, जबकि ये बहुत ही शुरुआती अभी है। हाँ, फेमिलियर नहीं है, उस चीजों से अनकंफर्टेबल होंगे, वो अलग चीज है, वो आएगी। v क्रॉस b बनाना, हाथ हमेशा ऐसे टर्न करना, आप अभी जाते जाते लास्ट तक होगा। अच्छा, मैग्नेटिक ये वायर ऐसे बन रहा है तो फी लाइंस ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, हाथ से सब कुछ आ रहा है उस समय। अभी अनफेमिलियर हो तो थोड़ा सा आपको हाथ करने में दिक्कत आ रही है, हमेशा राइट हैंड ही यूज करेंगे। v क्रॉस b निकालने में v क्रॉस b ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और थंब के डायरेक्शन देगा, अगर निगेटिव आएगा तो टर्न कर देंगे, ये सारी चीजें करने के लिए। लेकिन राइट हैंड, खुशी बेटा, नहीं बेटा, आई थिंक हम लोग का क्या होगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको उस समय दिया जाएगा एक्स्ट्रा क्लासेस। अब बेटा खुशी, आप अपनी म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। हाँ, आपको हो सकता है कि जैसे आपको केमिस्ट्री वाले सर देते हैं क्लास आई थिंक 10:30 के पास, राइट, सॉरी 9:30 के पास, 9 और 10 के पास ऐसे आता है ना आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन 9:30 के पास, 9:45 से 9:35। 9:45। हाँ, तो उस टाइम पे मैं आपको भेज दूंगा, एक दिन केमिस्ट्री वाले सर लेंगे, एक दिन मैं ले लूंगा, ठीक है। इस चीजों में हम Yes, sir. 3 चीजों का देखेंगे, वर्णन देखेंगे, यूनिट्स, डायमेंशन, वर्क, पावर, एनर्जी और वेक्टर्स, और थोड़ा मैथमेटिक्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसमें भी आपको समझने के लिए आ जाएगा चीजें। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो आज से क्वेश्चंस लगाइएगा छोटे छोटे, क्यू वी क्रॉस पी पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में है, उस
पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी दे रखा है, ये बी दे रखा है, ठीक है, और आपके पास तो उस फील्ड में हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू होगा, तभी तो उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोल रहे हैं। तो उस यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो उस यूनिफॉर्म फील्ड को हम एक ही वैल्यू से सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर पॉइंट पे जो बी होगा वो वैल्यू दे रखी है ये, और ये मूविंग चार्ज है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज q0 है, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है फोर्स 0 भी होगी, लेकिन कैसे भी होगी, कहीं पे भी होगी, इसी से निकाली जाएगी, ठीक है, v क्रॉस p से। और ये वेक्टर इक्वेशन, यहाँ फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में है, v भी वेक्टर फॉर्म में है, b भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। यस सर। तो इन क्वेश्चंस का बहुत सिंपल आंसर आता है, और लेकिन थोड़ा करने आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यही काम को हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इन डेप्थ में काम करना। आई थिंक अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट बात कर लेते हैं आपसे कि इन चीजों को समझिए कि यहाँ पे b और v इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं बना है, q टाइम्स e वाला टाइप का नहीं बन गया पिछले बार कि सर यहाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन क्या होगा। लो, यहाँ थोड़ा गड़बड़ मामला बना है मैग्नेटिक केस में, वो बना है v क्रॉस p आने लगा है, तो यानी अब v और b के बीच में कितना एंगल है वो भी मैटर करता है। साइन थीटा जब समय 0 हो, साइन थीटा ऐसा वैल्यू आ गया 0, तो उस समय चीजें फोर्स 0 आ जाएगी, और 0 वेक्टर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो उस समय कोई डायरेक्शन निकालनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यानी कुछ ऐसे केसेस बन सकते हैं। तो पहले केसेस हम देखते हैं जहां पे b और v के बीच में कोई एंगल नहीं है, थीटा 0, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा वो बताओ। 0 0, 0 ठीक है। अब धीरे धीरे आएगा चीजें, मैं जान रहा हूं आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहले रखा है, क्योंकि आप चीजों को आएगा धीरे धीरे समझ में आते जाएगा, आप कंफर्टेबल स्टेट में जाओगे, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा रखना है अपने अंदर। अब बताओ, अब आप ही खुद ही बताओगे, इसमें बताओ एंगल कितना है 180 और इन 180 इसके में फोर्स कितना वो एक्सपीरियंस करेगा, ये 0 0 है, यानी फोर्स, अच्छा फोर्स नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन कितना हो रहा होगा, जब एक्सीलरेशन 0 है तो एक्सीलरेशन है क्या, dv/dt ही तो है, तो dv/dt 0 यानी v क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, यस सर एफ नेट ही तो इक्वल होता है मास ma के बराबर, यही तो न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ के अनुसार हम लाए। एफ नेट 0 है इसके ऊपर, अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और सिर्फ बी के फील्ड में, और कोई फील्ड नहीं है, तो एक ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। उसके ऊपर एक्सीलरेशन के, क्योंकि नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन उसके ऊपर लिखेंगे, इसका मास अपना कुछ होगा टाइम्स इसका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये मास तो आपके लिए नॉन जीरो नंबर है, तो समथिंग 0/m तो इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इज कमिंग टू बी 0। एक्सीलरेशन होता क्या है, dv/dt ही तो होता है। तो जहां पे आपका डेरिवेटिव 0, यानी किस जगह पे डेरिवेटिव 0 होता है, जब v कांस्टेंट होगा, v को एक नंबर होगा 5 मीटर पर सेकेंड, आई कैप, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो हमेशा आता है 0, यहाँ एक कोई कांस्टेंट होगा, यानी जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो चलते जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट आता है पूछ लेने का, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं, तुम लोग स्लो कर सकते हो, डीसिलेक्ट करना जानो चीजों को, ठीक है। यहाँ पे भी 0, अब बताइए इनके बीच में 90 डिग्री, अब फोर्स 0 होगा क्या, No, sir. क्योंकि साइन क्या हो गया, सर। साइन हो गया ये, तो साइन 90 आपके पास ग्राफ जब देखोगे, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है सर, तो π/2 पे, यानी साइन थीटा, थीटा π/2 पे यहाँ पे मैक्सिमम 1 आता है। सर साक्षी मैम आ गई हैं, अच्छा मैम आ गई हैं, अच्छा मुझे उधर भी तो जाना है, ठीक है मैम 2 मिनट दे दीजिए, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v वेलोसिटी और b के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू QVB, सीधे ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, यानी ये v क्या है, स्पीड है,
ये बी क्या है यहाँ पे, सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, और क्यू क्या है, चार्ज ऑन दिस, ठीक है। अब डायरेक्शन के नहीं देख के ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आ जाएगा, और ये वैल्यू होगी क्यू वी बी, ठीक है, यहाँ पे क्यू वी बी होगी, ठीक है। यस सर। और ये मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन थीटा, देखो साइन जब दोनों के बीच में एंगल स्टार्ट करते हैं, इसको ये थीटा मान, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू। तो पहले इन दोनों के बीच में 0 था, तो 0 वैल्यू था फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब देखिए बढ़ते जा रहा है, तो फोर्स भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समथिंग इनटू थीटा, ये वैल्यू तो कांस्टेंट की तरह मान लीजिए कि सब में हमने यही स्पीड देख के, सब में यही बी का मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करके, और सेम चार्ज को बस भेजा है, बस डिफरेंस क्या किया है, अलग अलग एंगल पे भेजा है। तो 90 डिग्री जब बनेगा तो वो चार्ज पार्टिकल सबसे मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज क्यूवीबी, ठीक है। इन चीजों को आगे हम बात करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, और कैसे इन चीजों को, डॉट को आप ऐसे देखते हो और क्रॉस को ऐसे कैसे देखते हो, तो इन चीजों पे हम अगले टाइम पे बात करेंगे। उस तक टाइम के लिए मैम पढ़ा लेती हूँ, ठीक है मैम। तबीयत कैसी है आपकी सर? मैम ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको टिप्स ट्रिक बताओ फिजिक्स में टॉप करने की। फिजिक्स में ट्रिक यही है कि चीजों को समझ, बहुत सिंपल हो जाती है, उसके बाद कोई कठिनाई नहीं है। मैंने आपको तीनों फील्ड एक साथ महसूस करवा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो वो चीजें समझ में जितना जाएगा, डेप्थ रूट्स जितने स्ट्रांग होते हैं आपके, उतने ज्यादा सिस्टम स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस जितना करते जाओगे फिजिक्स में, उतना सही रहता है, ठीक है।